की स्थिति ये है कि SC/ST एक्ट के अंदर जितनी भी FIR दिल्ली के अंदर होती हैं उनके अंदर गिरफ्तारी नहीं होती। उन सभी को जमानती धाराएं मानकर पुलिस जो है वो अपराधियों को थाने से जमानत दे देती है और पुलिस कहती है कि हमने 41A का नोटिस दे दिया है। आज हम इसी समीक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं कि क्या आंदोलन का प्रारूप रहा और हमें क्या मिला, क्या SC/ST एक्ट खत्म हुआ। SC/ST एक्ट जजमेंट से पहले भी खत्म नहीं हुआ था और आज भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल लॉ होता है CRPC और IPC और स्पेशल लॉ होता है SC/ST एक्ट। लेकिन अब क्या होता है, केंद्र सरकार हमारे साथ खेल खेलती है और हमें सिंपैथी लेने की कोशिश करती है कि नहीं, हमने आपका SC/ST एक्ट रिस्टोर करा दिया है और अब वो पहले जैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उन सभी के अंदर SC/ST एक्ट जहां लग जाता है वहां पूरा सिस्टम जो है एक्यूज को बचाने के लिए काम में लग जाता है। हमारे जो बच्चे जिनके खिलाफ FIR हुई, FIR किन धाराओं में हुई, FIR का परिणाम क्या हुआ, क्या हमें उससे न्याय मिला या नहीं मिला, न्याय मिला। आप जब तक इनोसेंट माने जाओगे, जब तक कि आपको लॉ की एक प्रक्रिया के द्वारा गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए। परंतु हमारे जितनी भी FIR हुई हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर 148, 149 IPC में FIR दर्ज हुई कि जिन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट लगनी थी उनमें चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने का मतलब ये था कि देखिए, प्ली ऑफ अलिबाई है, लॉ में एक सिद्धांत एविडेंस का है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह मौजूद है तो वो उस बात को डिफेंस लेके उसको हम जो है इनोसेंट प्रूव करा सकते हैं। परंतु लॉ प्ली ऑफ अलिबाई हमारे केसेस में नहीं ली गई और मेरे जो डिस्क्लोजर के आधार पर कि अगर, और ये देखिए कि ये नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5 लोगों के नाम FIR में आए, पूरे गांव में जितने भी 18 से 32 साल के युवा थे सबके नाम उन्होंने लिख दिए और वो सारे के सारे डिस्क्लोजर के आधार पर आज अपराधी हैं। और प्ली ऑफ अलिबाई इस वजह से हम नहीं ले पाए क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा नहीं है। जुडिशियल सिस्टम हमारे अंदर में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास अच्छे वकील नहीं है। अगर हमारे पास जो अच्छे वकील है, हमारा समाज उनको डिस्कार्ड करता है और ये मानता है कि ये हमारी पैरवी के लिए जो है काबिल नहीं है। हमारे जैसे बहुत सारे वकील हैं जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, परंतु क्या वो आज तक ऐसा हुआ? क्या 2 अप्रैल का एक भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पे आया कि ये व्यक्ति वहां मौजूद था और इसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? वो नहीं हुआ। हमने एक रास्ता अपनाया कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि मुकदमों को वापस लें। अगर कसाई मुर्गे और बकरों पर रहम करने लग जाए तो कसाई की दुकान बंद हो जाएगी। और हम आज उस बंद मुर्गे की तरह उनके सामने फड़फड़ा रहे हैं कि हमें हलाल मत करो, हमें माफ कर दो, जबकि हम दोषी नहीं। ये जो लड़ाई है सरकार के माध्यम से लड़ी जा सकती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। अगर ये संवैधानिक मांग है तो क्यों आज हम यहाँ मंच पर खड़े होने से डर रहे हैं? अगर ये हमारी संवैधानिक मांग है तो क्यों ना इसके लिए भी एक आंदोलन हुआ। आपने उस चीज के लिए आंदोलन तो कर लिया जो आपका नहीं था, लेकिन आप उस चीज के लिए आज भी आंदोलन के लिए तैयार नहीं है जो आपका है। उनकी अगर एक लड़की का रेप हो जाए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा लेते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक हमारे तो सैकड़ों लोग आज भी जेल में बंद सड़ रहे हैं। तो क्या हमारा ईमान और हमारे हौसले इतने मरे हुए हैं कि हम उनके लिए खड़े नहीं हो सकते? अगर खड़े भी नहीं हो सकते तो कम से कम दर्द तो दिखाए। हो सकता है कि हम फिजिकल यहाँ ना आ पाए, ठीक है, मत आइए, कम से कम जहां है वहां तो हम प्रोटेस्ट करें। अगर हमें प्रोटेस्ट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है तो प्रोटेस्ट का अधिकार सिर्फ संविधान की 2 किताबों या 2 पेजों तक सीमित नहीं है। उसे हम एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं कर पाए, सवाल यह है कि क्या अगर आज हम 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन की समीक्षा के लिए क्या हम 4 साल बाद जाएंगे? कि क्या इस आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए क्या सिर्फ ललित वरुण और हापुड़ की टीम की ही ठेकेदारी है कि वो करेंगे, या दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कन्याकुमारी, केरला और इन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं है? परंतु सब अपनी जिम्मेदारी से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है डर कि हाँ हमारा नंबर नहीं है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है, और तेरे कथ पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कथ पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा तो आएगा। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि समाज के अंदर सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को ही एक इज्जत की नजरिए से देखा जाता है, परंतु अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं करता और सामाजिक संघर्ष कर रहा है, वकील है या प्राइवेट काम कर रहा है, तो उसे ऐसी घृणा की नजर से देखा जाता है कि नहीं, ये सक्सेसफुल आदमी नहीं है क्योंकि ये इसकी सरकारी नौकरी नहीं है। जब लड़ाई की बात आएगी तो ये वही लोग आपकी सरकारी नौकरी बचाने के लिए आएंगे जिन्हें सरकारी नौकरी से कोई सरोकार नहीं। आंदोलन की जब हम रूपरेखा की बात करते हैं
तो मंच पे खड़े होकर हम कहते हैं हम इस भारत में ये कर देंगे, हम उस बात में वो कर देंगे, लेकिन अपने छोटे भाई और अपने बच्चे से घर पे ये क्या कहते हैं, वहां मत चला जियो, पहले नौकरी की तैयारी कर ले, तुझे जो है आईएएस बनना। क्योंकि आईएएस उन्हें अपने बच्चे बनाने हैं, लेकिन सूली पे चढ़ाने के लिए दूसरे जो प्रोफेशन के लोग हैं वो आगे आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होगी। चद्दर अगर गंदी है तो पूरी धोएगी, एक कोने से नहीं धोई जाएगी। अगर समानता की लड़ाई लड़नी है तो इस लड़ाई के अंदर सबको सहयोग देना पड़ेगा। और कब तक? अगर हम आज ये सोच रहे हैं कि सिर्फ उन बच्चों के लिए हमें लड़ाई लड़नी है जिनकी नौकरी नहीं लग रही, तो बिल्कुल गलत है। इस आंदोलन को हम सिर्फ इस सीमित दायरे तक रखते हैं कि उन बच्चों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही और उनके ऊपर से मुकदमा वापिस कराना है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुकदमा किसी के ऊपर भी हो, सरकारी के ऊपर हो, गैर सरकारी के ऊपर हो, स्टूडेंट के ऊपर हो, मजदूर के ऊपर हो, कारोबारी के ऊपर हो, उन सबको हमें बचाना है। तो जिस प्रकार हमारे आंदोलन की रूपरेखा को हमें तय करना है, उसी प्रकार हमें सोचना है कि भविष्य की रूपरेखा कितने दिन के अंदर, 3 साल बाद नहीं, 3 साल में तो या तो डिस्चार्ज हो जाएंगे या हमें सजा हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये आपके ऊपर समाज का कर्ज है कि आप इस समाज को क्या देके जाते हो। जब आप कहते हो कि आप बाबा साहब के बच्चे हो, तो पे बैक टू दी सोसाइटी के नाम पर आपने अपने जीवन में क्या दिया, ये आपको डिसाइड करना है। ये हर उस व्यक्ति को डिसाइड करना है जो कहता है कि हम बाबा साहब की वजह से यहां पर हैं और हम इस आंदोलन को चलाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। हमें सब कुछ नहीं चाहिए आंदोलन के लिए। हमें चाहिए तो सिर्फ आपका जज्बा चाहिए, हमें चाहिए तो आपका सहयोग चाहिए, हमें चाहिए तो आपके जो मन में समाज के प्रति जो टीस है, उस टीस को आप धरातल पे लाके देखिए। अगर आप उस धरातल को पे नहीं ला सकते तो बेकार है। आप डिस्कवरी चैनल देखिए या स्टार प्लस देखिए और घर पे सोइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी 1856 में आगरा में कह के चले गए थे, टीवी और बीवी वाली बात, और आज भी वही है कि आप नाटक देखिए और सो जाइए। हम आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं कि एक ललित ने एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो मैंने वो 150 ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया और मैंने फेसबुक पे फॉरवर्ड कर दिया, हमारी समाज की लड़ाई खत्म। क्योंकि हर फेसबुक पर व्हाट्सएप पे हमारी लड़ाई बहुत बड़ी चल रही है। परंतु जब धरातल की बात आती है तो 2000 ग्रुपों में मैसेज करने के बाद अगर 20 व्यक्ति नहीं आती है तो ये सामाजिक लड़ाई के आंदोलन के हथियार नहीं है। हमें हथियार बदलने होंगे, संगठन पे उसी दिशा पे काम करने होंगे। जब वो कच्चे वाले लोग सुबह 6 बजे उठ सकते हैं तो हमारे तो मजदूर लोग हैं, इन्हें 7 बजे उठने में भी अगर आज आफत आ रही है तो ये दिक्कत की बात है। पूरा परिप्रेक्ष्य हमें चेंज करना पड़ेगा। हम आज यहाँ पर संयुक्त मोर्चा समिति की जो मीटिंग के लिए आए हैं तो हमें तय करना होगा कि हमारी अगली रूपरेखा क्या होगी, हमारी अगली मीटिंग क्या होगी। अगर आप ये मानिए कि अगर आप भारत के दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल प्रेस क्लब में बैठ के अपनी बात को रख सकते हैं तो इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको भविष्य में कभी नहीं मिली। पहले ऐसा होता था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक भी मीटिंग्स नहीं होने दी जाती थी, परमिशन नहीं मिलती थी। परंतु आज हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, लड़ाई के सारे हथियार हमारे पास तैयार हैं, परंतु उन हथियारों को ना हम यूज करना चाहते हैं और ना ही जानते हैं। और अगर जो जानते भी हैं वो उसको चलाना नहीं चाहते। समाज में सबसे ज्यादा जरूरत आज भी आपकी बात रखने के लिए हक परस्ती में जब कभी रायशुमारी होगी, हक परस्ती में जब कभी रायशुमारी होगी, वहां सबसे पहले आवाज तुम्हारी होगी। और वो आवाज जो है आपके अधिवक्ता लोग उठाएंगे, आपके जो सोशल स्ट्रगल है वो उठाएंगे, जो आपके इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उठाएंगे, सभी उठाएंगे। लेकिन उस आवाज में आपकी आवाज का होना जरूरी है। अगर आपकी आवाज चुप हो जाती है, आप कहते हो कि राजनीति के कारण वो ये हुआ, सामाजिकता के किसी कारण से नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अकेले थे और अकेले में ही उन्होंने क्रांति लाई। 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ लेकिन वो आंदोलन विफल रहा। उसे अब हम सफल कैसे करेंगे, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब भी नेक्स्ट कोई मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग के अंदर लगभग कुछ भी ना हो तो भारत के हर राज्य से 1 या 2 लोग, भारत के अंदर ही 30 से 60 लोगों को नहीं मिला सकते तो बेकार है हमारा किसी भी प्रकार का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना। मोबाइल हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास है, कम्युनिकेशन हमारे पास है, सब चीज हमारे पास है, परंतु क्या नहीं है, हमारी सोच एक नहीं है। हमारी सोच ये है कि अगर इसका पोस्टर पे फोटो लगा हुआ तो इसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। हमारी सोच ये है कि अगर इसने कॉल की है तो हो सकता है ये पैसे कमा रहा होगा। वो 3000 साल से एक एटीएम में पैसे डाल रहे हैं, उस एटीएम का हिसाब वो कभी नहीं मांगते। मगर अगर मैंने आपसे 50 रुपए की पर्ची कटा ली तो मेरे पीछे 50 आदमी लग जाएंगे, इसमें 100 रुपए की पर्ची कटाई, समाज के नाम पे बेच के खा रहा है। तुमने कभी उस व्यक्ति को, उस एटीएम को उंगली उठाई जिसमें आप हर महीने 2 महीने उसमें पैसे डालते हो, जो उनके एटीएम चल रहे हो, परंतु आप उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करोगे। क्वेश्चन रेज करोगे जो आगे लीड कर रहा है। अगर लीड कर रहे हैं साहब काशीराम तो आप उन पे क्वेश्चन रेज करते हो। लीड कर रही है बहन जी तो आप उन पे क्वेश्चन रेज करते हो। लीड कर रहे हैं ललित जी तो आप उन पे क्वेश्चन रेज करते हो। लीड जो भी कर रहा है उन पे सिर्फ सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रेज होते हैं हमारे लोग करते हैं। परंतु ये समय ये नहीं है कि हमें आपसी मतभेद रखने हैं।
हमें लड़ाई के लिए तैयार होना है और लड़ाई की इस तरह से हमें लड़ना है कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, हम अपने भारत का इतिहास बदल देंगे। मैं चाहता हूं कि इस पे लीगल एक्सपर्ट की एक नेशनल लेवल की एक टीम बनाई जाए, सुनील कुमार आजाद जी के नेतृत्व में या हमारे जितने भी वरिष्ठ एडवोकेट्स के नेतृत्व में, जो आपकी लड़ाई आप सड़कों पे लड़िए, हमारी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे। और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि दिल्ली में जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं और मेरी टीम सारी आपके साथ होगी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर ये सीमित सिर्फ 2 अप्रैल के मुकदमों तक है, तो एक लीगल टीम बनाई जाए जो कि नेशनल लेवल पे हो और वो उसको आपको हर महीने केस की स्टेटस रिपोर्ट दे कि उसमें चार्जेस फ्रेम हुए हैं, नहीं हुए, चार्जेस के अगेंस्ट में आप गए हो या नहीं गए, सारे मुकदमों का क्लब हुआ है या नहीं हुआ, डिस्चार्ज कितने हुए हैं, कन्विक्टेड कितने हुए हैं, किस किस सेक्शन में चार्जेस हुए, तभी आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। अन्यथा लड़ाई को नहीं जीत पाओगे। कि रही मन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। तो हमें सुई को भी साथ लेके चलना है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और सजेशन है कि लीगल टीम बनाई जाए, एक सोशल टीम बनाई जाए, एक कॉन्टैक्ट टीम बनाई जाए, एक रियलिस्टिक टीम बनाई जाए। ये सारी 3-4 टीमें बना के अगर इस आंदोलन को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे तो हम इसमें इस मिशन में हो सकता है जल्दी कामयाब हो जाए। और इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है कि हमें चीजें संघर्ष से मिलती है और इस मामले में भी हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और मैं अपना तन मन धन से आप सभी के साथ हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।